अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 29 सितंबर 2025 है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या खान का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, क्योंकि उन्होंने अब तक जब से ये मनसब संभाला चीफ जस्टिस का, तब से वो ये दावा करते आए हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपने अहद के पहले दिन यानी हल्फ लेते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मदऊ किया और उनको कुछ हौसले और दिलासे दिए, लेकिन आज तक वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और अब उनकी उन कोशिशों को अमली जो है वो तौर पर अमली जामा पहनाने का वक्त आया है। एक इजलास तलब हुआ है अहम तरीन, और उस इजलास के अंदर ये तय होना है कि चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान किस साइड खड़े हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस की जानिब या फिर दूसरी जानिब यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब। और दूसरी तरफ जो एक बराह रास्त दावा है वो सामने आया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को माज़ूल करने यानी बरतरफ करने का। तो इसके अलावा एक और अहम अपडेट ये भी है कि जस्टिस जहांगीरी के मामले पर जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फैसला जारी किया है, वहीं पर तहरीरी हुक्मनामा आज की समाअत का जारी किया है, वहीं पर एक दरख्वास्त जस्टिस जहांगीरी ही के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी आई है और सिंध हाई कोर्ट के फैसले को बराह रास्त चैलेंज किया गया है। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में जब जस्टिस जहांगीरी अपने साथी जजेस के साथ दरख्वास्त लेकर गए, तो वहां से कैसे उनकी दरख्वास्त पर एतराजात आयद किए गए, इससे मुतालिक तफसील भी आपके सामने रखूंगी। आज के दिन यानी 29 सितंबर 2025 को जस्टिस जहांगीरी अपने साथी 4 जज साहिबान के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने केस की पैरवी, जाहिर है कि खुद ही ऐलान किया कि वो खुद ही करेंगे। दरख्वास्त भी उन्होंने खुद ही दायर की थी। उनकी नुमाइंदगी मुनीर मलिक कर रहे हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, और मुनीर मलिक इससे कबल इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के भी वकील थे, काजी फजीसा के भी वकील थे। किडर उनका वो है, लेकिन अब वो ज़ाहिर बात है उम्र रसीदा भी हो चुके हैं, मगर बहरहाल जज साहब अपनी जो जद्दोजहद है उसको ज़ाती तौर पर भी जारी रख रहे हैं। जहाँ एक तरफ जस्टिस जहांगीरी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने इससे कबल इतना फास्ट हुक्मनामा कब जारी किया था मुझे याद नहीं है, लेकिन बहरहाल जस्टिस जहांगीरी के मामले पर उन्होंने रिटन ऑर्डर जारी किया आज की समाअत का, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो दरख्वास्त गुजार है उन्होंने उनके सामने ये दावा किया कि को वारंटो यानी जस्टिस जहांगीरी के वकील ने ये कहा कि हाई कोर्ट के अंदर को वारंटो मेंटेनेबल तो है, लेकिन उसके अंदर अबूरी हुक्म देकर जज साहब को काम से रोका नहीं जा सकता था। लिहाजा जो मामला है उनके सामने उसमें कानूनी और आईनी तशरीह दरकार है, और इसके लिए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किए जाते हैं, जिनको वेव ऑफ भी किया गया कमरा अदालत के अंदर, और साथ में जो है वो अबूरी रिलीफ की दरख्वास्त के ऊपर रिलीफ ग्रांट किया गया, यानी जज साहब की को जो अदालती काम से रोकने का फैसला था जस्टिस सरफराज डोगर का, उसको मुअत्तल किया गया। अब जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये किया, वहीं पर चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान के जो चेयरमैनशिप में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने वाला वाहिद फोरम है, उसका भी इजलास तलब किया गया है। आपको मालूम है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था, तो वो खत भी बराह रास्त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही को लिखा गया था। अब उसी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुलाया जा रहा है, क्योंकि नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने ये कहा था कि जजेस के खिलाफ शिकायत को जल्द निपटाने के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास को वक्तन फवक्तन बुलाया जाता है, और अब उनके सामने जो पेंडिंग दरख्वास्तें रह गई हैं जजेस के खिलाफ, शिकायत सॉरी रह गई है जजेस के खिलाफ, वो 75 के करीब है जिनकी स्क्रूटनी वगैरह जारी है, तो उन्हीं के लिए अब ये इजलास बुलाया गया। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बराह रास्त ऑपरेट होने वाला एक मुबैना तौर पर एक अकाउंट है, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, और इस अकाउंट के बारे में ये कहा जाता है कि एक मर्तबा उससे एक ऐसी ट्वीट हो गई थी जिससे ये दावे में जो है वो सदाकत नजर आती है कि इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त जो है वो अकाउंट ऑपरेट हो रहा है अमार सुलंगी के नाम से। ये वही अकाउंट है जिसने जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली के कवाइफ जो है वो पब्लिक किए थे। ये वही अकाउंट है जिसने पिछले साल भी जस्टिस जहांगीरी की जाली डिग्री का दावा भी किया था। ये वही अकाउंट है जो जजेस के खत लिखने के बाद बड़ा एक्टिव हुआ था, खुद को फेक बर्स्टर कहता है, और इस अकाउंट से इमरान खान के की सजाएं हों, जजेस के लिखे फैसले हों, किसी भी किस्म का अहम क्रूशल मामला जो अदालतों में आता है वो अभी जजेस तक भी नहीं पहुंचता, इस अकाउंट से पहले पोस्ट हो जाता है। तो इसी अकाउंट ने आज जस्टिस जहांगीरी को अबूरी रिलीफ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच से जबरदस्ती मिला, जस्टिस अमीनुद्दीन खान देना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने ऑर्डर लिखवा के बात खत्म कर दी थी, फाइल क्लोज कर दी थी, लेकिन फिर उनसे स्टे दिलवाया गया। तो उस मामले पर जब वो खबर चली टीवी के ऊपर, तो वो एक टीवी का स्क्रीनशॉट लेकर ये लिखते हैं, टीवी चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर के जस्टिस जहांगीरी तारिक जहांगीरी जो हैं
ان کی درخواست کی وجہ سے یہ عارضی ریلیف سپریم کورٹ نے دیا ہے. بہت جلد انہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے معزول کر دیا جائے گا. عمار سولنگی نامی اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ ابھی ہوا، لیکن یہ دعویٰ کہ جسٹس جہانگیری کو جو ہے وہ معزول کر دیا جائے گا، برطرف کر دیا جائے گا، کافی ٹائم سے کیا جا رہا ہے. جسٹس جہانگیری کے حوالے سے پہلا معاملہ آپ کو یاد ہوگا سپٹمبر کے آغاز میں، ابھی یہ سب کچھ کہیں پر بھی نہیں تھا، آئی تھنک اگست کا اینڈ تھا. تو اس وقت حسن ایوب جو کہ ARY کے رپورٹر ہیں، ان کے چند پروگرامز میں بھی بیٹھتے ہیں، آزاد چینل پر خاصے ایکٹیو ہیں، وہ دعویٰ کر بیٹھے تھے اپنے ٹویٹر کی ٹائم لائن کے اوپر کہ جسٹس جہانگیری کا معاملہ جو ہے وہ اٹھے گا اور اب جج صاحب برطرف ہوں گے. تو یہ سارا کچھ، ان سب کے تانے بانے ایک ہی جگہ سے ملتے ہیں، وہاں سے انسٹرکشنز ملتی ہیں، وہاں سے انفارمیشن دی جاتی ہے، اگلا گیم پلان بتایا جاتا ہے اور یہ اس گیم پلان کو سوشل میڈیا کے اوپر پیش کر دیتے ہیں. تو جسٹس جہانگیری کے حوالے سے ان کا دعویٰ پہلے سامنے آ گیا تھا. اب عمار سولنگی نے دعویٰ یہ کر دیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے جج صاحب کو معزول کر دیا جائے گا، یعنی برطرف فارغ کر دیا جائے گا. تو یہاں سے چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کی جو ٹوٹل وقت ایز اے چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جو کہ ججز کے خلاف شکایات سننے کی واحد، یا ججز کے خلاف انکوائری کرنے کی، یا ان کے خلاف کسی بھی قسم کے جو مس کنڈکٹ ہے اس کا جائزہ لینے کا واحد فورم ہے، جو آئین پاکستان نے ان کو تمام تر اختیارات تفویض کیے ہیں. یہاں سے چیف جسٹس کی ٹوٹل جو اختیارات کی وقت یا ورتھ ہے وہ سمجھ آتی ہے. اگر چیف جسٹس جناب یحییٰ خان بھی وہی کریں گے جو عمار سولنگی نامی اکاؤنٹ نے ٹویٹ کر کے آلریڈی بتا دیا ہے، تو ان میں اور جو جج صاحب عمران خان کے مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں، شاہ رخ ارجمن، یا اس سے پہلے کر رہے تھے ناصر جاوید رانا، ان سب میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو مطلب میں پھر بھی شاید بہت سارا جو ہے نا وہ یہاں پر چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کو ایک مارجن دے رہی ہوں کہ وہ فی الحال بھی ان کے پاس وقت ہے. وہ جو دعوے کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کے معاملے پر، جسٹس سرفراز ڈوگر کے معاملے پر وہ آن بورڈ نہیں تھے، اور ان کے اس دعوے کو جسٹس محمد علی مظہر کا 3 روز قبل کا فیصلہ غلط ثابت کرتا ہے کہ بھئی آپ آن بورڈ تھے، آپ سے مشاورت ہو رہی تھی، آپ سے باقاعدہ وزارت قانون نے جو ہے وہ پوری کی پوری کنسلٹیشن کی ججز کے نام کے معاملے پر بھی، تو آپ ہر چیز میں آن بورڈ تھے. لیکن بعد میں آپ آپٹکس پلے کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں کہ نہیں نہیں، مجھے تو یہ نہیں پتا تھا، مجھے تو وہ نہیں پتا تھا، میں تو ججز کے ساتھ کھڑا ہوں، میں تو ججز کے بارے میں ججز کو خود براہ راست یہ کہنا کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس سب کے باوجود، اس ساری سینیریو کے باوجود، چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کے پاس ایک موقع تو ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے 18 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس میں، جہاں پر اگر چیف جسٹس کا ووٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں جاتا ہے، تو براہ راست جو باقی دونوں جج صاحبان ہوں گے ہائی کورٹس کے، جو کہ آلریڈی مینیجڈ، آپ کو پتہ ہے پانچوں کی پانچوں ہائی کورٹس کے اندر نمائندگان براہ راست لگے ہوئے ہیں نا ہمارے اداروں کے، تو ان کے ووٹ تو آٹومیٹکلی اسی طرف ہوں گے جس طرف منشا ہے اس وقت نظام کی، جس کو یہ عمار سولنگی نامی اکاؤنٹ جو ہے وہ آلریڈی بتا چکا ہے. تو جسٹس عالیہ نیلم یا دوسری جانب جسٹس روزی خان بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں، اگر ان کی جھولی میں چیف جسٹس جناب یحییٰ خان اپنے ووٹ کا بوجھ ڈالیں گے، تو پھر اس کے بعد فیصلہ تو جسٹس جہانگیری کے خلاف ہوگا. اور فیصلہ کیسے خلاف ہوگا کہ باقاعدہ جج صاحب کے خلاف پہلے انکوائری چلے گی، پھر اٹارنی جنرل فار پاکستان یعنی منصور عثمان عوان جو ہیں وہ ایز پر سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز پروسیکیوٹر ایکٹ کریں گے. وہ باقاعدہ دونوں جانب سے جو شکایت گزار ہیں، جو شکایت کنندہ ہیں جج صاحب کے خلاف، ان کو، اور پھر دوسری جانب جج صاحب کو بھی سننے کے پابند ہوں گے. اس کے اندر براہ راست گواہان کی پوری لسٹ دی جاتی ہے، ترتیب دی جاتی ہے. ان گواہان کو وقتاً فوقتاً تاریخ دے کر پھر بلایا جاتا ہے، پھر بلا کر کے ان کو طے کیا جاتا ہے کہ کس طرف جو ہے وہ بات میں زیادہ وزن ہے، پھر بائی میجورٹی فیصلہ ہوتا ہے. تو سپریم جوڈیشل کونسل کو 18 اکتوبر کو بیٹھ کر ہوا میں فیصلے نہیں کر دے گی، ایک پراپر طریقہ کار ہے. ہم نے دیکھا جسٹس مظاہر نقوی کا کیس جو تھا، اس کے اندر باقاعدہ ڈاکومنٹیشن موجود تھی، باقاعدہ یہ جو ہے وہ ہر چیز کے ثبوت موجود تھے کہ جج صاحب کی کرپشن کی داستان کیا ہے. لیکن اس کے لیے بھی پورا جو ڈیو پروسیس ہے اس کو اپنایا گیا. جسٹس جہانگیری کے کیس میں جو بڑا ایک فیوریبل چیز ان کے حق میں جاتی ہے، اگر تو ایک فیئر سسٹم ہوتا، اگر تو آزاد سسٹم ہوتا، آزاد عدلیہ ہوتی، تو جو واحد چیز ان کے حق میں جا سکتی تھی اور جو ان کو ونڈیکیٹ کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ سچا ثابت کرنے کے لیے کافی تھی، وہ تو یہ تھی کہ اگر جج صاحب کی ڈگری درست نہیں ہے، اگر جج صاحب کبھی اسلامیہ لاء کالج کے اسٹوڈنٹ رہے ہی نہیں، تو وہ کون سی ڈگری تھی جس کو کراچی یونیورسٹی نے بیٹھ کر منسوخ کیا؟ وہ کون سی جو ہے وہ ڈگری تھی جس کی تنسیخ کے بعد جج صاحب کو سننے کی بھی زحمت نہیں کی گئی؟ اگر جج صاحب کو سن لیا جاتا، اگر ان کا موقف یہ جان لیا جاتا کہ آپ کے پاس یہ ڈگری کیسے آئی ہے، تو ہو سکتا
सकता था अगर हम बिल्कुल एक न्यूट्रली इन अ पैरेलल वर्ड बात करें कि चलो डिग्री नहीं एग्जिस्ट करती, जज साहब ने कोई जालसाजी की होगी, कोई क्रिमिनल एक्ट किया होगा, तो भी उनको बुलाकर सुना जाता, तो हो सकता था जामिया कराची की जो डिग्रीज का मामला है वो जो है उसकी जांच हो जाती, पता चल जाता भाई और कितने लोगों के पास ऐसी डिग्रीज हैं। माजी में हमने देखा एग्जैक्ट डिग्री स्कैंडल आया था, इस किस्म के स्कैंडल्स उठते हैं अभी भी। कई एचईसी जिसकी साख बड़ी सिंध हायर एजुकेशन कमीशन जिसकी साख बड़ी मुतासिर हो रही थी, वो साख जो है वो पता लग जाती ना कि वो और कहाँ कहाँ मुतासिर हुई हुई है। सिर्फ जज साहब का ही एक यूनिक केस है जिसकी फाइल इस्लामाबाद से मूव होती है और वहां पर बैठकर कराची यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, वो बताते भी हैं भई मेरे ऊपर दबाव है, हमने हर सूरत इस मामले को करना है। आज एक दरख्वास्त जो है वो आई, एक तो मतलब एक तरफ यूँ वन साइडेड पूरा डिसाइड कर दिया गया, आज एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और भी आई है और वो सिंध हाई कोर्ट के 25 सितंबर के फैसले के खिलाफ है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा ने जो 25 सितंबर को बैठ के जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ एक फैसला किया, उस जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ क्या किया कि जो बार एसोसिएशंस की, बार काउंसिल्स की वहाँ पर दरख्वास्तें थी, उनको बैठ कर के उन्होंने ये कहकर डिसमिस कर दिया कि ऑन अ नॉन प्रोसिक्यूशन है। उसके खिलाफ एक अपील सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए हैं बार एसोसिएशंस। कराची बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्त है वो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट के तवज्जुह से दायर की गई है और उसके अंदर फैसल सिद्दीकी साहब ये लिखते हैं, बताते हैं वकला कि क्या ये कहना वकला का कि भई आप बेंच के ऊपर एतराज़ करना या बेंच को प्रोसीजरल तरीके से चलना या एतराज़ात के मामले पर बोलना, मेंटेनेबिलिटी के मामले पर कहना कि भई आप गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हमें ऐसे सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, उस पर बेंच सुनने से इनकार कर दे तो कमरा अदालत को छोड़ के चले जाना, कौन-सी जो है वो ग्राउंड्स बनते हैं इसके अंदर नॉन प्रोसिक्यूशन के कि आपने वो खारिज कर दी, हम तो वहाँ मौजूद थे। नॉन प्रोसिक्यूशन के अकाउंट तो का ग्राउंड तो तब होता जब वकला वहाँ गए ही ना होते, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश ही ना किया होता, वो इस कार्रवाई से मुकम्मल बायकॉट करते, लेकिन उन्होंने तो वहाँ पर इस्तदा भी की, उन्होंने वहाँ पर बाकायदा आर्गुमेंट्स भी दिए बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद के और फिर फैसल सिद्दीकी के बेंच के ऊपर एतराज़ात से लेके मेंटेनेबिलिटी के ग्राउंड पर आना, फिर जस्टिस जहांगीरी का खुद वहाँ मौजूद होना, खुद दरख्वास्त करना, ये सब कुछ तो वहाँ उनकी मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। तो जब एक वकील मौजूद है, आर्गुमेंट्स कर रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहे, वो एक अलग बात है, वहाँ पर चार्ज्ड अप किस्म का माहौल है, वो एक अलग बात है। तो उस सारी सिचुएशन को बुनियाद बनाकर अगर आप नॉन प्रोसिक्यूशन पर दरख्वास्तें खारिज कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्ट करेगा? और इसमें भी जस्टिस के आगा ने बड़ी बारीकी से उस फैसले के अंदर जो ये मेंशन किया कि वकला ने जो है वो बायकॉट किया, वहाँ पर स्लोगन्स किए, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होनी चाहिए, उस पर भी फैसल सिद्दीकी साहब ने इस पिटीशन के अंदर ये दर्ज किया है कि भई अगर जज साहब जो है वो हमें नहीं सुन रहे हैं और एक जज साहब के खिलाफ ये दरख्वास्त है जिसको वन साइडेडली कराची यूनिवर्सिटी ने प्रोसीड करके कैसे इस मामले को डिसाइड कर दिया, उसके ऊपर अगर वकला आपसे बार-बार इस्तदा कर रहे हैं, आप नहीं सुनेंगे, तो एक चार्ज्ड अप माहौल के अंदर जहाँ पर ऑलरेडी जज को हटाने के पीछे मुद्दा और वजह जो खुद सुप्रीम कोर्ट भी अब कन्फर्म कर चुकी है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर फैसले के अंदर, कि वो ये है कि उन्होंने एक एग्जेक्टिव की मुदाखलत अदलिया के अंदर एक्सपोज की है, तो वहाँ पर अगर कोई रिएक्शन आया है, उस रिएक्शन को बुनियाद बनाकर अगर आप साइलिन को हक उनका इंसाफ करने से जो है वो इनकार करेंगे तो फिर ये अदालत का फैसला दुरुस्त नहीं है। बहरहाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है कि वो सिंध हाई कोर्ट के उस फैसले को डिसमिस करें, सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमें रिलीफ दें। तो मामला यहाँ पर जो है वो सीपीएलए में सुप्रीम कोर्ट में लैंड कर चुका है। अब ये भी देखना है कि उसको कब एंटरटेन करती है सुप्रीम कोर्ट। दूसरी जानिब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कराची यूनिवर्सिटी के फैसले को, जो कराची यूनिवर्सिटी ने अगेन उनकी डिग्री को 25 सितंबर को जो है डिग्री की तनसीख का एक डिक्लेरेशन जारी कर दी थी। तो उस डिक्लेरेशन के खिलाफ जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है और सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में ने एतराज़ात आयद किए हैं, क्योंकि जस्टिस जहांगीरी के साथ उनके साथी जज साहिबान यानी पाँचों जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो भी शामिल थे। तो उसके ऊपर कुछ एतराज़ात आयद किए गए हैं। अब वो एतराज़ात दूर कर कर अगर दरख्वास्त दोबारा जाती है तो क्या या एतराज़ात के खिलाफ कोई अपील आती है तो उसको एंटरटेन करेगी या नहीं, सिंध हाई कोर्ट वहाँ पर क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाएगा, ये भी देखना है। मगर बहरहाल पूरे का पूरा फ़ोकस जो है निज़ाम का इस वक़्त वो ये है कि जस्टिस जहांगीरी को किसी भी तरह से घर भेजना है और ये मैसेजिंग देनी है कि अगर मुस्तक़बिल में भी कोई भी जज अदलिया के अंदर मौजूदा निज़ाम में कहीं पर भी एक्सपोज़ करने की कोशिश करेगा एजेंसियों को, ये बताएगा कि हमें किस-किस तरीके से हिरासत किया गया, ये बताएगा कि हमारे किसी फैमिली मेंबर को अगवा करके करंट लगाया गया, ये बताएगा कि हमारे घर पर फलाँ फैसला देने की वजह से क्रैकर हमला हुआ, ये बताएगा कि मेरे घर में कैमरे जो है वो खुफिया कैमरे निकले लाइटों के अंदर लगे, तो मुस्तक़बिल में उन जज साहिबान के
37 साल बाद, 32 साल बाद डिग्रीज को जाली करार देके फारिग कर दिया जाएगा। ये सबके लिए मैसेज है, मैसेज फॉर ऑल। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट क्या है, आप ये देखिए कि बाकायदा एक स्क्रिप्ट है। पहले जज साहब का मामला कहीं नहीं था, दफन था, उनको कुछ ऑफर्स की गई खुफिया तरीके से, उन्होंने नहीं मंजूर की, नहीं मानी, अपने हल्फ पर डटे रहने का फैसला किया। तो उसके बाद आपने जज साहब के खिलाफ अचानक से 1 साल से 16 माह से बंद महाज को दोबारा खोला। महाज को खोला तो आपने पहले सुप्रीम कोर्ट में जब जजेस आए तो उनको एंटरटेन तब तक नहीं किया जब कराची यूनिवर्सिटी सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनकी डिग्री की तनसीख ना कर दे। अब जब वो डिग्री की तनसीख हो गई तो आपने सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरख्वास्त को एंटरटेन कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में आप उनको अबूरी रिलीफ दे भी देंगे। तो जब दे देंगे तो ये बात, अब इस बात पे सब बिल्कुल ब्लैंक है कि भाई डिग्री तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही बाय एनी वे। इस वक्त जो फैक्चुअल पोजीशन है वो ये है कि डिग्री नहीं है, कराची यूनिवर्सिटी वो नहीं कर रही। हालांकि अगर कराची यूनिवर्सिटी ये समझती है कि जज साहब की डिग्री जाली है तो फिर जाली डिग्री के मामले पर जो है वो ये जाली डिग्री को कैंसिल कैसे उन्होंने कर दिया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इटसेल्फ आयरनी है। लेकिन अब इस सारे पैटर्न में चलते हुए सुप्रीम कोर्ट उस वक्त जज साहब को एंटरटेन कर रही है जिस वक्त उनकी डिग्री फैक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस वक्त, ठीक है बाय एनी मीन, लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रही। और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी बुला लिया और उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के अंदर जो कंपोजिशन होगी वो अहम होगी और उसमें सारे का सारा बर्डन मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या खान के ऊपर होगा और वहां से एक लकीर क्लियरली खिंच जाएगी। वैसे तो अभी तक सब क्लियर ही है, लेकिन वो जो उनके बेबुनियाद किस्म के दावे हैं ना कि मैं अपने जजेस के साथ हूँ, मेरे जजेस को सांस लेने दें और लेट्स रीजॉइस के बीच का जो फर्क है, ये दो जो उनकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, उन दो में से एक्सट्रीम पोजीशन में एक की तरफ वो चले जाएंगे और अगले 2 साल उनके काफी अमन के साथ इस तरफ कोई गुजर जाएंगे कि भाई आप जो बातें करते हैं वो सब एक तरफ है, रीजॉइस ही आप करें जिस तरीके से आप कर रहे हैं। हम अगर अब ये देखना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अमार सुलंगी का दावा, जो कि एस्टैब्लिशमेंट का बराह रास्त अकाउंट कहा जाता है, उनका दावा दुरुस्त साबित होता है या फिर जजेस का मौकिफ दुरुस्त साबित होता है। और मैंने आपको बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो तरीकेकार है वो पूरे का पूरा अडॉप्ट किया जाएगा और जो आज सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसके अंदर जो मौजूद दस्तावेजात हैं कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के फैसलों के खिलाफ, कराची यूनिवर्सिटी की अनफेयर मींस कमेटी के खिलाफ, ये सब कुछ वाजे करेंगे, सब कुछ जो है वो साफ जाहिर करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कि क्या कब कैसे क्यों हुआ और कराची यूनिवर्सिटी को जल्दी क्या थी, बदनीयती का आंसर देखा जाएगा या फैक्चुअल पोजीशन देखी जाएगी, ये सब कुछ अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तय करना है। बहरहाल कल की समात भी है, अभी तक जो है वो तहरीरी हुक्मनामा आया, दरख्वास्तें दायर हो रही हैं, बहुत कुछ है जो एक साथ चल रहा है और इसमें ये देखना होगा कि जज साहब का अगला गेम प्लान क्या होगा। क्योंकि आज भी जब उनसे इस्तीफे के हवाले से पूछा गया, जैसे कि दावा किया जा रहा है कि वो 2-3 दिन में इस्तीफा दे देंगे, तो इस्तीफे के हवाले से पूछा गया तो आगे से खामोशी और मुस्कुराहट थी और इससे कबल वो वाज़ेह भी कर चुके हैं कि कोई इस्तीफा नहीं आ रहा, बल्कि इससे भी ज्यादा तेजी के साथ ये जंग जो है वो लड़ी जाएगी। दूसरी जानिब ट्रोल्स को छोड़ा तो जाता है लेकिन कोई रीजन उनके पास है नहीं इस सारे अमल को डिफेंड करने के लिए। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।